नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलते हैं मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बच्चों, मैं हूं शालिनी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। तो जल्दी से नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। साथ के साथ नोट्स बनाते रहना बेटा, ठीक है। तो देखो, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। देखो बेटा, केमिकल रिएक्शन 5 तरह के होते हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट में आ जाता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऑलराइट, देखो साथ के साथ नोट्स बनाते रहना बेटा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि इसको एक सिंपल वे में हम लोग लिखेंगे कि भाई 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, मान लो ए और बी, ठीक है। ये 2 हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। ये दोनों एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया ए बी, ठीक है। तो यही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी, है ना। वैसे ही सोडियम और क्लोरीन गैस, सोडियम में से जब क्लोरीन गैस पास की गई तो इन्होंने मिलके क्या बना दिया बेटा? सोडियम क्लोराइड बना दिया। तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं और केमिकली कंबाइन होकर इन्होंने एक प्रोडक्ट बना दिया। तो A + B हमें क्या देगा? AB देगा, ठीक है। उसी तरह से 2 रिएक्टेंट्स हैं, इन दोनों ने आपस में केमिकली कंबाइन होकर हमें क्या दे दिया? एक प्रोडक्ट दे दिया। तो यही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने बात की थी कि भाई 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना। 2 या 2 से ज्यादा मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये हमने बोला था किसके अंदर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? कंपाउंड होंगे और वो ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है। इसके एटम्स ब्रेक डाउन होंगे और ये ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होके ये 2 एलिमेंट्स बना देंगे, ठीक है। तो बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर एक कंपाउंड डिकम्पोज हुआ, टूटा, ठीक है। वो कोई भी रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से टूटेगा, ठीक है। या तो उसमें से भाई लाइट एनर्जी जा रही हो, उस वजह से भी टूट सकता है, हीट एनर्जी की वजह से भी टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी टूट सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये एलिमेंट टूटेगा और टूटने के बाद ये क्या करेगा? या तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट बना देगा। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं किसे? थर्मल डिकम्पोजिशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर कंपाउंड जो है वो टूटेगा, लेकिन किसकी वजह से टूटेगा भाई? उसको या तो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, है ना, हीट प्रोवाइड करेंगे। तो वो क्या करेगा? उस कंपाउंड ने हीट को ऑब्जर्व किया और हीट को ऑब्जर्व करने की वजह से वो टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो ये टूटा और टूट के डिकम्पोज हुआ और ये किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा? ये कन्वर्ट हुआ पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की हम बात करें, लाइमस्टोन की, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो गया। लाइमस्टोन को जब हमने स्ट्रांगली हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुए इसके भी एटम्स जो हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है भाई? ये हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है कि जब हमने कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में
को हीट किया, हीट एनर्जी जो है उसमें सप्लाई की, तो उसके जो एटम्स हैं वो टूटेंगे और वो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। चलो, हीट की वजह से हमने देखा कि भाई हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है जरूर यहाँ पर कंपाउंड में से, और फिर इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद जो इसके एटम्स हैं वो टूटेंगे और वो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे वाटर का आप लोगों ने पढ़ा है ना, वाटर के बारे में कि भाई वाटर को अगर हमें वाटर को ब्रेक डाउन करना है, यानी कि वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को निकालना है, तोड़ना पड़ेगा ना उसके लिए। तो वो कैसे टूटेगा भाई, वो टूटता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की वजह से, कि भाई यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मिलेंगे, ठीक है, तो ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड का। पोटेशियम क्लोराइड में से भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम प्लस क्लोरीन गैस। ऑलराइट, ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी और हमने देख लिया कि किस तरह से यहां पर हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक। दो हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा हीट की वजह से जो रिएक्टेंट है वो टूट रहा है ना, हीट की वजह से कंपाउंड टूट रहा है, और दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पर कि भाई वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कंपाउंड टूट रहा है। अब हम बात करें यहाँ पर कि भाई फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब हमको पता है, बायो में पढ़ा था, अगर आपने लाइफ प्रोसेस का चैप्टर देखा होगा तो। फोटो का मतलब होता है बेटा लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी की वजह से, लाइट के एक्सपोजर में आकर जब कंपाउंड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से कंपाउंड टूटता है, उसके एटम्स टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फोटोलाइसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड हमने लिया, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आता है, सिल्वर क्लोराइड बेटा जैसे ही लाइट के एक्सपोजर में आएगा तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सिल्वर मेटल प्लस क्लोरीन गैस उसमें से इवॉल्व होगी, ठीक है, कब, जैसे ये लाइट के एक्सपोजर में आता है, लाइट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये तो गलत है भाई, पोटेशियम क्लोराइड में तो हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास करके पोटेशियम और क्लोरीन, हमें क्लोरीन गैस मिल गई थी, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, दूसरा हमने पढ़ा था, देखो पहला हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके कंपाउंड को तोड़ा जा रहा है, और फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट या अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से यहां पर कंपाउंड टूट रहा है और हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। चलो, हमने देख लिया, हमने बात कर ली कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, ठीक है। अब हम बात करें कॉम्बिनेशन और अभी हमने बात की थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, है ना, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जब लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, जब जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा और एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। अभी हमने बात की मोर रिएक्टिव एलिमेंट की और लेस रिएक्टिव की। तो आप बोलोगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मोर रिएक्टिव और कौन सा लेस रिएक्टिव है। देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज एक हमारे पास होती है, रिएक्टिविटी सीरीज, अभी आपके सिलेबस में सिर्फ यही है, आपको इतना ही याद करना होगा, ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की एक ट्रिक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा। बोलो, पीछे पीछे बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। कॉपर मर्क्यूरी लगा देना साथ में, ठीक है, हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड, इसके साथ यहां पर मर्क्यूरी लगा देना, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड। वापस से बोलो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मर्क्यूरी सेव गोल्ड, ठीक है। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर याद कर ली, देखो 2 मिनट में कैसे याद कर ली। यहां पर लेस रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव में जा रहे हैं, ऊपर मोस्ट रिएक्टिव से स्टार्ट हो रहा है, लेस रिएक्टिव पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। P इज पोटेशियम, S is sodium, C is calcium, M is magnesium, A aluminium, C carbon,
Z zebra, Z is zinc, I is iron, T tin, L lead, H हाइड्रोजन, C कॉपर, M मरकरी, ठीक है, Hg लगा देना, S सिल्वर, G गोल्ड। तो इस तरह से आप रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि हाईली रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, ठीक है। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मरकरी सेव गोल्ड, ये याद कर लेना, ठीक है। ये हमने याद कर ली। अब कैसे पता चलेगा मैम? अब देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी, तो हम यहाँ पर अब अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि भाई जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना। ये जो जिंक है, ये जिंक हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, है ना। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, जिंक चला जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? ZnCl2, है ना। और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बच जाएगी। तो जिंक ने क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लिया, Cl के पास चला गया। ऑलराइट, अभी घबराओ मत, अभी हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे, ठीक है। हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी सिर्फ समझना आप चीजों को, ठीक है, अभी सिर्फ समझना, ठीक है। तो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को हटा दिया और खुद क्लोराइड के पास चला गया, तो बन गया जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, और क्या बना दिया? जिंक क्लोराइड, ठीक है। ये हमने बात की थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट की, इसमें एक ही आयन डिस्प्लेस हुआ था ना, जिंक ही तो गया था और तो कुछ नहीं गया था, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? देखो, जिसमें आयंस जो है, दो जो रिएक्टेंट होंगे ना बेटा, उसके दोनों आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों आयंस, यहाँ लेस रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव की बात नहीं है, यहाँ दोनों के दोनों आयंस जो हैं वो क्या होंगे? वो एक्सचेंज होंगे और न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये कहलाता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो आयंस यहाँ पर डिस्प्लेस होंगे, तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे Ag और Na, ठीक है, ये डिस्प्लेस होंगे, तो Ag चला जाएगा Cl के पास। ये क्या है आपका? ये है बेटा, देखो, ये है सिल्वर नाइट्रेट, है ना, ये है सिल्वर नाइट्रेट और ये है सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर जो है वो क्लोराइड के पास चला जाएगा और इसका जो सोडियम है वो नाइट्रेट के पास चला जाएगा। अब देखो, सोडियम जब नाइट्रेट के पास गया तो क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट, है ना। और सिल्वर जब क्लोराइड के पास गया तो क्या बन जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। तो हमको न्यू कंपाउंड मिल गया यहाँ पर, है ना, न्यू प्रोडक्ट मिल गया हमको। तो यहाँ था सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर जैसी आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, दोनों ने अपनी अपनी जगह बदली, तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ऑलराइट, तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑलराइट, यहाँ पर दो आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, ठीक है भाई, समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की। देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होगी। जब ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि हम बात करेंगे कि भाई जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो हमको क्या मिला बेटा? कॉपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन इसमें ऐड हुई ना, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल्स और देख लेते हैं। कंबशन में क्या होता है कि भाई मीथेन और ऑक्सीजन जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पर भी देखो ऑक्सीजन ऐड हुई है ना, अगर हम देखें तो देखो कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन यहाँ जाकर ऐड हुई है ना, और हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना यहाँ जाकर, तो ऑक्सीजन ऐड हुई और हाइड्रोजन रिमूव हुआ, है ना। हाइड्रोजन C से चला गया, C से रिमूव हो गया और ऑक्सीजन C के पास चला गया, तो ऑक्सीजन ऐड हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं कि भाई ये दे रखा है ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगी यहाँ जाकर, तो ये क्या बनेगा? देखो कार्बन है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुई तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ये जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो हमको ये पता है कि भाई यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ ऐड होती है तो क्या एनर्जी बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और वाटर की फॉर्मेशन करती है ना। चलो ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोरोजन की बात करेंगे तो बेटा आयन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आयन ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा ये। ऑलराइट, Fe2O3, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
रिडक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिडक्शन में क्या रिड्यूस होगा, जैसे वहां पर ऑक्सीजन ऐड हुई थी और हाइड्रोजन रिमूव हुई थी, रिडक्शन में बेटा ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव होगी और हाइड्रोजन ऐड होगी, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो अब देखो जब हमने कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया, कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रोजन गैस को पास किया, तो हमने देखा कि भाई यहां पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड की ना, देखो ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हुई ना, तो क्या बन गया हमारा कॉपर प्लस हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया है ना, पीछे देखो हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था हर बार, है ना, ऑक्सीजन ऐड हुई थी, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुई और हाइड्रोजन रिमूव हुई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं कि भाई कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड किया तो हमें कॉपर प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है बेटा, देखो जब भी हमें एलिमेंट्स मिलते हैं ना हमारे नेचर से, तो हमें इंप्योरिटीज के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो वो इंप्योरिटीज को रिमूव करना होता है, उसकी ओर्स जो है वो रिमूव करनी होती है। तो इंप्योरिटीज को रिमूव करना इज मेटलर्जिकल प्रोसेस, कि भाई मेटल उसमें से हमें कहीं ना कहीं एक्सट्रैक्ट करना है ना। तो जैसे आयन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, तो आयन के साथ ऑक्साइड है, इंप्योरिटीज है, हमें तो प्योर आयन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमने जब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पास की तो हमको यहाँ क्या मिला बेटा, हमें मिला आयन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें आयन यहाँ पर मिल गया और यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव होके कहाँ चली गई, यहाँ पर चली गई। ठीक है, आयन ऑक्सीजन जो है वो आयन से ऑक्सीजन रिमूव होके आयन रह गया और वो ही कहाँ चलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड। मोनो मतलब वन, ठीक है, तो एक ही एटम है इसके पास। बायोलॉजिकल सिस्टम में हम देख लेते हैं कि भाई देखो जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, किसमें, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, है ना, लीफ के स्टोमेटा में होता है। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, उसे वाटर भी चाहिए और कहीं ना कहीं लाइट एनर्जी भी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐड हुई ना इसके अंदर, है ना, हाइड्रोजन ऐड होगी और ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो यहां से देखो ऑक्सीजन रिमूव हुई है और हाइड्रोजन जो है वो ऐड हुई है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बायोलॉजिकल सिस्टम में भी हमने देखा, फोटोसिंथेसिस में भी कौन सा प्रोसेस हो रहा था, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा था, है ना। ठीक है, हाइड्रोजनेशन के अंदर हम देखेंगे C2H4 प्लस H2, C2H4 प्लस H2, बेटा C2H4 क्या होता है, बेटा C2H4 होता है इथीन। ठीक है, C2H4 इज इथीन। ठीक है, इथीन, तो इथीन प्लस हाइड्रोजन हमने जब ऐड किया तो हमको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथेन, हमें क्या मिलेगा, इथेन। तो अब ये हाइड्रोजनेशन है क्या भाई, हाइड्रोजन गैस हमने ऐड किया ना, हाइड्रोजन को ऐड करना इज हाइड्रोजनेशन, बॉन्ड बनाएंगे ये। ठीक है, ये जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करेंगे तब आप डिटेल में पढ़ोगे इसको, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि देखो जब इथीन में हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, है ना, तो ये इसने क्या बना दिया, इथेन बना दिया। तो हाइड्रोजन ऐड हुई इसके अंदर, हाइड्रोजन ऐड हुई, इसका मतलब क्या है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होगी या ऑक्सीजन रिमूव होगी। ठीक है, तो वो रिडक्शन है, तो यहाँ भी रिडक्शन हुआ, सब जगह रिडक्शन का प्रोसेस हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो, हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी देखा कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो रही है और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। हमने रिडक्शन में क्या देखा कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब एक प्रोसेस होता है बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं भाई, ऑक्सीजन ऐड भी होगी और रिमूव भी होगी, हाइड्रोजन ऐड भी होगी और रिमूव भी होगी, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों प्रोसेस चलते रहते हैं। ठीक है, री मीन्स रिडक्शन, ठीक है, रेड मीन्स रिडक्शन, OX मीन्स ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है चलता रहता है इसके अंदर। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली चलता रहेगा, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा ऑक्सीडेशन याद रखना है आपको, ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, तो देखो अभी देखो
रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी ऑक्सीडाइजेशन, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बढ़ा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो गई यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन, हम हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, कि भाई इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन जो है वो कम होगा, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम होगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली जब ये प्रोसेस चलता रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा है, लूज भी हो रहा है सब्सटेंस में से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऑलराइट, चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अब हम लोग। कंबशन का प्रोसेस, सबसे पहले कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर हम कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे बेटा, तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, देखो ये क्या है, मीथेन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो अब मीथेन में ऑक्सीजन ऐड हुआ ना, है ना, मीथेन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, भाई यहां से हाइड्रोजन गया मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ कार्बन में, है ना, और यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ ना, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, राइट, देखो यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, है ना, और यहां पर इस सी को मत कंसीडर करना, ये सी कुछ नहीं है, सी गलती से लिख दी है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को देखना बेटा, CH4 प्लस O2, 2O2 ने हमें क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ तो यहाँ रिडक्शन का प्रोसेस ऐड हुआ, जो है वो प्रोसेस हुआ, ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐड होना इज ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन ऐड होना इज रिडक्शन, ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट को देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सल्फेट, तो बेटा जिंक में यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, जिंक में ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है, कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो रिडक्शन का प्रोसेस, Cu यहाँ पर अकेला है ना, यहाँ पर Cu नहीं है, तो यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, ठीक है, H2O में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ना, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, है ना, और इसके अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ये देखो 6CO2, इधर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा, ठीक है। चलो रस्टिंग ऑफ आयन देख लेते हैं, अच्छा इसमें रिडक्शन तो हुआ ही नहीं है, इसमें तो सिर्फ ऑक्सीडेशन का है ना, तो ये गलत है, ये नहीं है, ठीक है। तो अगर हम रस्टिंग ऑफ आयन की बात करेंगे बेटा, तो रस्टिंग ऑफ आयन के अंदर भी देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास था आयन प्लस ऑक्सीजन था, और ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया और इसने हमें आयन ऑक्साइड दे दिया, तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन या तो ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है, और रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से हमको पता चल रहा है कि भाई एक ये कैसा रिएक्शन होता है जिसमें जो हीट एनर्जी है भाई एक निकल रही है ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, निकलेगी, ठीक है, किस फॉर्म में, हीट या लाइट की फॉर्म में। तो जब ये हीट या लाइट की फॉर्म में निकलती है अपने सराउंडिंग में, तो कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर भी इंक्रीज करती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज होगी और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो अगर हम इसके की पॉइंट्स देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो क्या है, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, कौन सी एनर्जी, हीट एंड लाइट एनर्जी, ठीक है, या तो हीट या दोनों रिलीज हो सकती है, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, आप एनर्जी रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा उसके सराउंडिंग का, है ना, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी होता है, यानी कि एकदम से अचानक से होता है ये, ठीक है, कि भाई हमने आग जलाई और तुरंत से आग पकड़ ली, ठीक, तो ये स्पॉन्टेनियसली होता है। तो इसमें सबसे पहले एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल, भाई हमने आग जलाई, तो जब मीथेन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है,
मीथेन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना, एनर्जी, लाइट एनर्जी रिलीज करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर फ्यूल जो है वो क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। और यहाँ इसने क्या किया, हीट को रिलीज किया, है ना, आग जली। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन सांस लेके देख लो, गर्म सांसें होती है ना हमारी, है ना, सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म होता है ना। अगर हम सांसों को चेक करेंगे तो देखो, चेक करके देख लो भले ही आप, तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है सराउंडिंग के कंपेरेटिवली। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस का जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो वहां पर भी हीट जो है वो रिलीज होती है। यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने केमिकली कंबाइन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर NaCl प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होगी, इसमें भी हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है, इसमें भी हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी इस रिएक्शन में। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, भाई आयन भी जब बनेगा तब भी हीट एनर्जी जो है वो जनरेट होगी, ठीक है, रिलीज होगी। तो देखो, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस जब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन हुए तो उन्होंने सोडियम क्लोराइड प्लस एनर्जी की फॉर्मेशन कर दी। तो हमने देखा कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है हीट और लाइट की फॉर्म में, ठीक है, हीट और लाइट की फॉर्म में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा, वहां एनर्जी रिलीज हो रही थी, यहाँ एनर्जी ऑब्जर्व होगी, ठीक है। यहाँ पर हीट एनर्जी जो है ऑब्जर्व होती है, जिसकी वजह से जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। वहां पर सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ा था, यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो क्या करेगा, वो हीट को ऑब्जर्व करेगा अपने सराउंडिंग से, ठीक है, जिससे कि यूजुअली जब हीट सराउंडिंग से वो ऑब्जर्व कर लेगा तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सराउंडिंग का। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के, ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो एनर्जी ऑब्जर्व होगी, है ना, एनर्जी ऑब्जर्व होगी। दूसरा क्या होगा, एनर्जी ऑब्जर्व हुई तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी तो डिक्रीज होगा, है ना, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। और ये नॉन स्पॉन्टेनिटी के साथ चलता है, यानी कि एक कंटिन्यूस इनपुट इसमें एनर्जी का चाहिए रहता है, कंटिन्यूस इनपुट इसमें चाहिए होता है एंडोथर्मिक में। और एक्सोथर्मिक में इंस्टेंटली वो हो जाता है, उसको कंटिन्यूस इनपुट नहीं चाहिए कि कंटिन्यूस इनपुट होगा तभी वो होता रहेगा प्रोसेस एक्सोथर्मिक का, कि हीट रिलीज होगी तभी, नहीं, स्पॉन्टेनियस, एक हल्का सा भी दिया उसको तो वो तुरंत की तुरंत उसमें से जो हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। लेकिन इसको कंटिन्यूस इनपुट चाहिए होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की बेटा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर हो गया, और मेल्टिंग ऑफ आइस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस में देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो लाइट की प्रेजेंस में, इसने क्या किया, इसने लाइट को ऑब्जर्व किया ना, लाइट के प्रेजेंस में। तो क्लोरोफिल में लाइट जो है वो ऑब्जर्व होती है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। तो उसका क्या काम है बेटा, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी ने मिलके क्या बनाया, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की एब्सेंस में नहीं होगा बेटा, लाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसने लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, ठीक। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम देख लेते हैं। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन को हीट किया गया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम, है ना। तो हमने जब लाइमस्टोन को हीट किया तो हमें क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो इसने भी हीट को ऑब्जर्व किया ना, हीट किया तो इसने हीट को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तभी तो ये चेंजेस आए। तो ये भी क्या है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन वाटर, यानी कि जब अमोनियम नाइट्रेट में हमने वाटर ऐड किया तो क्या होगा,
अमोनियम नाइट्रेट में जब वाटर ऐड किया तो बेटा हम अमोनियम प्लस नाइट्रेट प्लस कोल्डनेस मिलती है, ठंडक हो जाती है वहां पर उस एरिया में जहां पर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, कि भाई हमने मान लो आइस है, ठीक है, आइस भी तो वाटर की फॉर्म में H2 ही होता है, आइस का केमिकल फॉर्मूला। अब उसको किसी बोल में डालकर रखा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा। कैसे मेल्ट होगा, सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर है उसको ऑब्जर्व करेगा, वो जो भी हीट है उसको ऑब्जर्व करेगा और उस हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो मेल्ट होगा। तो जहां पर बर्फ पिघलती है वहां पर ठंडा ठंडा होता है ना, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बेटा, ऑल राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो आई होप आपको समझ आया होगा बेटा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन जरूर करना, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन बाय।